नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। और इन्हीं सुर्खियों वाली खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो संसद की सुरक्षा को लेकर आज सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बार बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और स्पीकर ने एक्शन लेते हुए लोकसभा के 15 सांसदों की अगर बात की जाए तो उनको बचे हुए समय के लिए, यानी सत्र का जो समय बचा है तब तक के लिए निलंबित कर दिया। वहीं राज्यसभा के एक सांसद को भी निलंबित करना पड़ा। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्षी पार्टियों ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस सदस्यों टीएन प्रतापन, हेवी ईडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को शीतकालीन सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा और 9 और सदस्यों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। इनमें बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कोनिमोजी, वीके श्रीकंदन, के सुब्रमण्यन, एसआर पार्थिवन, एस वेंकटेशन और मणिकम टैगोर शामिल हैं। इसके अलावा राज्यसभा से भी एक सांसद को निलंबित किया गया। कुल मिलाकर 15 सदस्यों को निलंबित किया गया है। वहीं सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मसले पर अपना बयान दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। इससे पहले राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया। उनके निलंबन को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद फिर से हंगामा न रोकने की वजह से 4 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी लोकसभा में कहा कि हम सब सहमत हैं कि ये जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा सदस्यों की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी सदस्य से राजनीति की अपेक्षा नहीं की जाती। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। संसद में सुरक्षा में चूक की ये जो घटना हुई है ये पहले भी होती रही है और उस समय के लोकसभा अध्यक्षों के निर्देश के मुताबिक कार्यवाही चलाई जाती रही है। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और साथ ही ईदगाह मस्जिद की अगर बात की जाए तो उसे लेकर एक विवाद बहुत समय से चल रहा है। अब इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। क्या है यह फैसला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद स्थल पर सर्वे की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दे दी है। इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर करीब 2 बजे अपना फैसला सुनाती नजर आई। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार याचिका में दावा किया गया था कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक है और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है। Today, the Honorable Allahabad High Court has allowed our application where we had demanded for a survey by Advocate Commissioner, and the Honorable High Court has rejected the arguments of Shahid Ga Masjid, where they have said that 711 application should be decided first and Advocate Commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that Advocate Commissioner must be issued. Who will be the Advocate Commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of Advocate Commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के विशेष निर्देश के साथ एक आयोग का गठन किया जाए। इस पूरी कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मई में मथुरा की अदालत में लंबे श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। तो इस सर्वे का मतलब क्या, ये समझिए, मस्जिद खाली स्थान पर बनी हुई है या इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। एएसआई सर्वे में ऐसे तमाम सवालों के जवाब आसानी से मिल सकते हैं। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक है और वास्तविक जो हालात है या वास्तविक स्थिति है उसे जानने के लिए एएसआई का सर्वे जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे साफ हो जाएगा कि मस्जिद के अंदर हिंदू चिन्ह हैं या नहीं है। इतना ही नहीं, एएसआई सर्वे से इस पूरे विवाद पर फैसला सुनाते वक्त कोर्ट को भी काफी इससे मदद मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे होता है तो वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा और अगर यह पता चल जाएगा तो यह विवाद भी खत्म हो सकता है। और एसवाईएल को लेकर एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के सीएम जो हैं वो आमने सामने बैठने जा रहे हैं। 28 तारीख को बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद इस मसले का हल अब तक नहीं निकला है। ऐसे में एक बार फिर इस मसले को लेकर दोनों राज्यों के बीच बैठक होने जा रही है। एसवाईएल को लेकर 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे। एसवाईएल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई बीती 4 अक्टूबर को हुई थी। इस सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 3 अक्टूबर को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखकर बातचीत के लिए बैठक का प्रस्ताव दिया था। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते हरियाणा ने पंजाब के इस पत्र का जवाब 14 अक्टूबर को देते हुए कहा कि वो एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो अक्टूबर में जो पत्र लिखा गया था पंजाब के सीएम की तरफ से हरियाणा के सीएम को, उसके बाद अब दोनों राज्यों के बीच 28 दिसंबर को यह बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल की तरफ से यह प्रयास किया जाएगा कि पंजाब नहर निर्माण के लिए राजी हो जाए। और पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा है कि पानी की उपलब्धता अलग विषय है, इसे नहर निर्माण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए नहर का निर्माण करना चाहिए।
और हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है कल से, और इसकी अवधि को लेकर कितने समय का यह सत्र होगा, बीएससी की बैठक हुई और बीएससी की बैठक में यह बताया गया कि 3 दिन का यह सत्र रहेगा। हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। बीएससी की बैठक में सत्र की अवधि पर मोहर लगी। 3 दिन तक ये सत्र चलेगा। शुक्रवार को सत्र का आगाज होगा तो सोमवार को दूसरा दिन होगा। इसके अलावा मंगलवार को आखिरी दिन होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि सत्र 3 दिन का ही रहेगा। उसमें जो विधायी कार्य है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समय बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ज़्यादातर सदस्यों की ये राय थी कि 3 दिन का समय काफ़ी है और इसको लेकर के ये निर्णय किया गया कि ये 3 दिन का ही सत्र रहेगा। और इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर एक चीज़ जो डिस्कस हुई वो ये कि हमारे हरियाणा प्रदेश का एक गीत, वो विधानसभा के अंदर 3 गीतों की एक जो वो प्रस्तुत किए जाएंगे, उनमें से जो ज़्यादा विधायक जिस गीत को सिलेक्ट करेंगे वो 1 साल के लिए वो गीत जो है वो हरियाणा प्रदेश के जो सरकारी समारोह हैं या पब्लिक रिलेशन के जो अधिकारी हैं वो उसको डिस्प्ले करेंगे। विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की पूरी तैयारी में है। तो ये माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र जो है बहुत ज्यादा हंगामेदार रहेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर गर्माहट देखी जा सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा यमुनानगर का शराब कांड का है। साथ ही नौकरियों के मुद्दे पर भी सदन में खूब गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें पूरी रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो उनके विधायकों की भी बैठक होने जा रही है और वहां पर सवालों का जवाब किस तरह से देना है, इसकी रणनीति तैयार होगी। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज कल से होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की है। हरियाणा के पास अब अपना राज्य गीत होगा। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार शीतकालीन सत्र में राज्य गीत का प्रावधान लाने जा रही है। वहीं सीएम ने बताया कि प्रदेश में क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए किसानों को 5 करोड़ 96 लाख का मुआवजा दिया जा चुका है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि 31 दिसंबर तक कपास के किसानों को भी मुआवजा मिल जाएगा। हम एक राज्य गीत ये लाने वाले हैं। वो 3 गीत कल वहाँ सबके सामने रखेंगे। उसमें जिस गीत को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे। कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और चूँकि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा। लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को एक आयु के बाद घर में ही कई बार उनको सम्मान नहीं मिलता पूरा, तो ऐसे लोगों को भी कुछ सहानुभूतिपूर्वक अगर हम पेंशन देते हैं तो घर में सम्मान उसका बढ़ सकता है, समाज में सम्मान बढ़ सकता है, और हुआ है। वहीं सीएम ने अवैध कॉलोनियों को लेकर कहा कि 2274 कॉलोनी 31 जनवरी तक नियमित की जाएंगी। इस मौके पर सीएम ने वृद्धों को मिलने वाली पेंशन का भी जिक्र किया।
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत की है। सीएम ने यह भी बताया कि HKRN के तहत 986 लोगों को नौकरी आज दी गई है। राज्य के 8 टोल बंद करने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। इसके अलावा अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण भी किए जाएंगे। ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। और हरियाणा में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों की अब खैर नहीं। हरियाणा सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस शीतकालीन सत्र में ये पास भी हो जाएगा। हरियाणा में लगातार कबूतरबाजी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हरियाणा में उनकी तरफ से दोबारा SIT गठित की गई और कड़ी कार्रवाई की गई। 3 लोगों की मैंने एक कमेटी बनाई। इन्होंने अपने समय में, यानी अब तक का ये कमेटी चल रही है, लेकिन हम आज तक की जो इसने कार्रवाई की है वो हम आपको बताने के लिए आज हाजिर हुए हैं। इन्होंने 509 लोगों को गिरफ्तार किया, 625 FIR दर्ज की और 2,94,38,300 रुपये इन्होंने बरामद किए हैं। FIR मैंने बताया 625। हाँ जी, ये 17 अप्रैल से लेकर टू डेट तक, 17 अप्रैल से अब तक जो है वो इसमें किए हैं। वहीं अनिल विज ने बताया कि कबूतरबाजों पर लगाम लगाने के लिए हम एक कानून लाने की तैयारी में हैं। उम्मीद है इस सत्र में ये पास हो जाएगा। ये ट्रैवल एजेंटों के लिए और ये जो एजेंसियां हैं, ये जो बाहर भेजने का काम करती हैं, ये रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट हम बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसी सेशन में वो बनकर पास हो जाएगा। मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ, रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एंड रेगुलेशन कह लो ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट, ये कानून हमने ड्राफ्ट कर लिया है और पूरी उसकी तैयारी है। हमें उम्मीद है कि इसी सत्र में हम इसको पास कर देंगे, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इतना बड़ा अब्यूज़ हो रहा है तो इसको रेगुलेटर करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। अनिल विज ने बताया कि पीड़ितों की सहायता के लिए हमने 8053003400 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हम चाहते हैं कि लोग इस तरह से ना फंसें और इसीलिए कानून बनाया जा रहा है। अनिल विज ने साफ कहा कि लोगों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने तैयारी कर ली है कि जो भी विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंट हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। फर्जी तरीके से काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों और एजेंसियों पर लगाम लगाने के लिए शीतकालीन सत्र में यह कानून लाने की तैयारी है, जिसे रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑल द ट्रैवल एजेंसी एक्ट का नाम दिया गया है। यह जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है और अनिल विज ने यह कहा है कि कबूतरबाजी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के कानून की सख्त जरूरत है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए चंडीगढ़ में उच्चतर विभाग की बैठक हुई है। आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि यह बैठक किन मायनों में बहुत ज्यादा अहम रही। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक उच्चतर शिक्षा विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई,
जिसमें उच्चतर शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति केजी से लेकर पीजी तक लागू होगी। नई शिक्षा नीति लागू करने से देश में बड़े बदलाव होंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मूलचंद शर्मा ने बताया कि निजी कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए इसी सत्र में नया कानून ला रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वाकई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में जिसकी शुरुआत हुई थी और मीटिंग के तहत आज 2023 में हमारी पहली शिक्षा नीति की मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी चाहते हैं कि 2025 तक नई शिक्षा नीति पूरे प्रदेश में लागू हो और चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो, हम नई शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। हरियाणा में नई शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह से। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा में नियमों की अवहेलना करने वाले शिक्षण संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नया कानून लाने की तैयारी कर रही है और ये कानून आता है तो फिर निजी कॉलेजों की जो मनमानी है उस पर रोक लगाने के लिए काफी मदद मिलेगी। और आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर पहले तो पाकिस्तान बौखला गया और अब चाइना की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ चाइना भी नजर आ रहा है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी बौखला गया है। बुधवार को चीन ने लद्दाख पर फिर दावा किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने कभी तथाकथित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी है। ये भारत की ओर से एक तरफा और गैर कानूनी वाला फैसला है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर माओ ने कहा कि भारत की घरेलू अदालत के फैसले से ये तथ्य नहीं बदल जाता कि चीन भारत सीमा का पश्चिमी इलाका चीन के अधिकार क्षेत्र में है। मंगलवार को मुस्लिम देशों के इस्लामी सहयोग संगठन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई, लेकिन भारत सरकार ने संगठन के बयान पर कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ओआईसी सब आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के कहने पर कर रहा है, इसीलिए ओआईसी की कार्रवाई संदिग्ध हो जाती है। ओआईसी ने बयान जारी कर अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। बयान में कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विवादित इलाके में बदलाव किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करा लिए जाएं। तो अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान की भी बोलती बंद हो गई थी। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने फैसले को लेकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत के फैसले को मान्यता नहीं देती, ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, कानूनी तौर पर सटीक नहीं बैठता है ये। और अब चाइना, क्योंकि चाइना की अगर बात करें तो लद्दाख पर वो अपना हक बताता है। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो उस पर क्षेत्र को लेकर कई बार चाइना की तरफ से बयान भी सामने आते हैं और इसी वजह से अब चाइना भी घबराया हुआ है कि कहीं उसे लेकर कोई बड़ा फैसला ना ले लिया जाए। तो दिन भर की ये तमाम वो खबरें रहीं जो सुर्खियों में छाए रहीं। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।